गुड मॉर्निंग। चैप्टर 2 10th क्लास, जिसमें हमने पहले पढ़ा था मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स में मेटलिक मिनरल्स और नॉन मेटलिक मिनरल्स। उसके बाद मिनरल्स में हमने पढ़ा था आयरन ओर के बारे में। जिसके बाद सेकंड आता है मैग्नीज। मैग्नीज और मतलब जो मैग्नीज अयस्क होता है, उस मैग्नीज अयस्क का उपयोग हम बहुत सारी वस्तु में यूज़ करते हैं और जिसका उत्पादन भारत में दूसरे नंबर पे होता है। कुल मिला के इसके 19% भाग उत्पादन होता है मैग्नीज का। जिस धातु में मैग्नीज को मिला दिया जाता है वो धातु मिश्रित धातु कहलाती है और ये अधिकतर लोहे की धातु के साथ शामिल होता है, जिसमें लोहा मैग्नीज लोहा कहा जाता है। जिसको मैग्नीज एक ऐसी धातु है जिसमें बिना मैग्नीज के उसमें कठोरता नहीं पाई जाती है, जिसे जैक ऑफ द ट्रेड्स के नाम से यह व्यापार में मैग्नीज का बहुत ज़्यादा प्रचलन देखने को मिलता है। अधिकांश मैग्नीज का उपयोग, जैसे कि मैंने बताया कि मैग्नीज का उपयोग अधिकांश हम लोहा यूज़ करने में लोहे के साथ यूज़ करने होता है और इससे कि लोहे की मजबूती आ जाती है। और मैग्नीज का उपयोग जिससे हम शीशा साफ़ करने में, रंगने में, सूखी जो बैटरियां होती हैं डिजिटल वाटर वाली, और प्लास्टिक, ब्लीचिंग पाउडर, बहुत सारे रसायनों को पदार्थ को तैयार करने में मैग्नीज का उपयोग करते हैं। भारत में मैग्नीज के खदानें हम कितने भागों में बांटे गए हैं, तो ये 3 भागों में बांटे गए हैं, जो कि हमें आपको दे रखा है। सेंट्रल इंडिया रीजन, पेनिनसुलर रीजन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये 3 भाग ऐसी जगह हैं जहाँ पर मैग्नीज हमें खुदाई के दौरान मिलता है। मध्य भारतीय में ये भारत का लगभग 50% जो मैग्नीज उत्पादन करता है मुख्य महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में, जैसे कि गुजरात में, राजस्थान में, तो ये जगहों पर देखने को मिलता है। अब ये जो आपके देख रहे हैं कि मैंने महाराष्ट्र बोला है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश बोला है, उसके बाद गुजरात और राजस्थान बोला है। तो ये बाकी के ये उनके जो ज़िले हैं या उसके बारे में, कि महाराष्ट्र की रत्नागिरी में मिलता है, और मध्य प्रदेश के छोटा नागपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, धार, झाबुआ, इस तरह की ये सेंट्रल में देखने को मिलता है कि यहाँ पे मैग्नीज की जो खदानें हैं वो 50% पाई जाती हैं। उसके बाद होता है प्रायद्वीप की पेनिनसुलर रीजन खदानें। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये कर्नाटक के कन्नड़ में चित्रदुर्ग, कर्नाटक नॉर्थ में कर्नाटक या चित्रदुर्ग है। उसके बाद चिकमंगलुरु है, शिमोंग है। तो यहाँ पर मैग्नीज की यह खदानें अधिक अच्छी मात्रा में देखने को मिलती है इन जिलों में। वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, कडप्पा, श्रीकाकुलम मैग्नीज मिलता है। इसके बाद आता है नॉर्थ ईस्टर्न, जो उत्तरी खदानें झारखंड की सिंहभूमि, उड़ीसा के झारखंड के और गुंजम, सिंदूर घाट या बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में, ये उड़ीसा के देखने को मिलता है। इसके बाद होता है माइका। माइका मतलब अभ्रक। ये कह सकते हैं कि ये भी माइंस के द्वारा निकाला जाता है। और ये जो पुरानी जो शेल पाए जाते हैं या जो चट्टानें क्रियान्वित होती हैं, और ये परत दर परत एक चमकीला और हल्का पदार्थ होता है। ये गर्मी तथा बिजली के लिए कुचालक होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बिजली के जब अपन कोई बैटरी वगैरह खराब हो जाती है तो उसमें वाइट कलर का एक हल्का सा पदार्थ निकलता है, तो उसको अयस्क अभ्रक कहते हैं। और ये उद्योगों में इसका उपयोग होता है।
औषधि बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। बिजली के संचालन के लिए टेलीफोन, रेडियो, मोटर, ये परिवहन के जितने भी साधन हैं उसमें अभ्रक का उत्पादन किया जाता, अभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है। और ये अभ्रक का उत्पादन भारत में विश्व में दूसरे स्थान पे, और विश्व का 26% अभ्रक भारत में पाया जाता है। 26% भारत में पाया जाता है। भारत में मुख्यतः अभ्रक बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक राज्यों में पाया जाता है। और भारत का 60% टोटल प्रोडक्शन भारत में ही देखने को मिलता है, जहाँ बिहार, झारखंड से प्राप्त होता है। गया, मुंगेर, हजीराबाद, जिनमें ऐसे बिहार की बहुत सारी ऐसी खदानें हैं जहाँ पे अभ्रक स्वच्छ और सफ़ेद मिलता है, जो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। इसके लिए बिहार में जो अभ्रक मिलता है उसको रूबी अभ्रक भी कहा जाता है। ये रूबी अभ्रक भी कहा जाता है। तमिलनाडु में अभ्रक जो मिलता है नीलगिरी, मदुरई में, कोयम्बटूर में, तो और वहाँ पे सेलम जिले में। तो अभ्रक जो आंध्र प्रदेश में तथा विशाखापट्टनम में, तो अब ऐसी जगहों पे पाया जाता है। और ये अभ्रक हरे रंग का होता है, जैसे गोदावरी जो नदी के किनारे पाया जाता है, और ये शीघ्र पहचान में आ जाता है। राजस्थान के भीलवाड़ा और जयपुर, उदयपुर, टोंक, सीकर, अजमेर में भी अभ्रक मिलता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, छत्तीसगढ़, बस्तर, कर्नाटक और केरल के पुनलूर जिले में अभ्रक पाया जाता है। और इसके अलावा हरियाणा में नरलोल, जिसको अभी वर्तमान में महेंद्रगढ़ या गुड़गांव तथा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिलों में भी अभ्रक मिलता है। इसके बाद आता है कॉपर, जो कि ये भी एक ऐसी धातु है जो दूसरी धातुओं में मिलकर उसका वैल्यू बढ़ाती है। ये कह सकते हैं कि तांबा जो, ये भी काइनेटिक शेलों से, जिसको मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होता है, जो परिवर्तनशील या पत्थर होते हैं, उसके अंदर पाया जाता है। और इसके साथ जैसे अधिकतर तांबे जैसे कोई धातु बनाते हैं या कोई जेवर बनाते हैं, तो सोने के साथ तांबे का यूज़ करते हैं। तो जैसे चांदी है, टीन है, शीशा, सोना, बहुत सी धातुओं में भी मिलकर ये अपना काम करता है। और जो तांबा होता है वो शुष्क और लचीला होता है। मतलब तांबा एक आसानी से लचीला धातु है, और ये लाल भूरे रंग का होता है। ये बिजली का बहुत अच्छा सुचालक होता है। और इसका जो घिसावट है वो, तथा जो तांबे का जो अन्य धातु के साथ मिलकर एक नई धातु तैयार होती है। इसलिए तांबा जो खनिजों के साथ, ये कह सकते हैं कि सभी कुंजी है, मतलब इसका की है कि सभी धातुओं के साथ ये मिलकर अपना काम करती है। और भारत में तांबे का उत्पादन प्राचीन काल से होता रहा है। सबसे पुरानी धातु में हम देखे जाए तो तांबे का उपयोग किया जा रहा है। और बिजली के तार में अधिकतर तांबे का यूज होता है। टेलीफोन है, टेलीग्राम का जो यंत्र है, बर्तन और सिक्के बनाने में तांबे का उपयोग होता है। जैसे आपने ये चार्ट दे रखा है, कॉपर प्लस जिंक, जो कि ब्रास बनता है। जैसे ब्रास मतलब पीतल, तो और तांबा और लीड, जो लीड भी एक ऐसी धातु है जिससे कांसा बनता है, जो एक ब्रेकेबल धातु है। कांसा वैसे आप लोगों को भी देखने को नहीं मिलती है, पुराने टाइम में चलता था। कॉपर और फिर गोल्ड, जिसमें अपन मिलावटी सोना जिसको कहते हैं, और ये तांबा प्लस गोल्ड मिला के ही आपके जेवर बनते हैं, क्योंकि प्योर गोल्ड से तो आपके कोई भी जेवर नहीं बन सकते। वो बनते हैं तो वो इस तरह से बनते हैं कि उनको हम पहनने की यूज़, मतलब जो सोना बहुत लचीला होता है, तो उसको कठोर बनाने के लिए हम तांबे का यूज़ करते हैं। तो तांबा एक ऐसी धातु है जो सभी के साथ कार्य करती है। और इंडिया में देखा जाए तो विश्व में इंडिया में इसका जो रैंक है वो भारत तीसरे स्थान पे आता है, भारत तांबे उत्पादन के मामले में। और ये भारत में तांबा मुख्यतः जैसे झारखंड है, राजस्थान है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पर यह हमें तांबे की माइंस या तांबे की खदानें मिलती है। मध्य प्रदेश में बालाघाट में मिलती है। तो और इसके अलावा और भी बहुत सी, जैसे पश्चिम बंगाल में झालावाड़ है, दार्जिलिंग है,
इस तरह से जो आपको इसमें नाम दे रखे हैं ये सारे राज्यों में सारे ज़िलों में ये इनके माइंस देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट एक ऐसी धातु कह सकते हैं, धातु तो नहीं, अधातु है, जो खनिज है जिसमें जिससे एल्युमिनियम तैयार होता है। ये धातु नहीं है, परंतु इसका एक रूप दिया जाता है और भी दूसरे के साथ, जिसको हम एल्युमिनियम, जैसे कि एल्युमिनियम आप समझते होंगे। बॉक्साइट सभी लोगों के घर में आमतौर पर देखने को मिलता है। कुकर तो सभी के घर में होगा जो कि एल्युमिनियम का बना रहता है। तो ये इसमें देखा जाए तो विश्व में ये जो एल्युमिनियम जो तैयार होता है, इसका भंडार भारत में प्रमुख है। तो और इसका उत्पादन देश का जो भारत देश है वो 90वें स्थान पे है। और भारत में बॉक्साइट झारखंड, रांची, फ्लूमा, मध्य प्रदेश में बालाघाट, जबलपुर में मांडला, महाराष्ट्र में कोल्हापुर, ठाणे, रत्नागिरी, सितारा और कोलंबा, तमिलनाडु में सेलम, उत्तर प्रदेश में बांदा और छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है आपका गोल्ड। गोल्ड एक ऐसी धातु है जो बहुत कीमती धातु है और इसके सिक्के, आभूषण या औषधि के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और आजकल तो सोने का हम सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी इसको इस्तेमाल थोड़ा करने लगे हैं। आजकल देखा जाए तो कहते हैं गोल्ड फेशियल के तौर पे। तो ये जो धातु है सोने की, इसका रासायनिक उद्योगों में भी इसका काम आता है। भारत में ये केवल 2% ही इसका उत्पादन होता है। और भारत में सोना प्राप्त करने के मुख्य 2 स्रोत हैं। एक तो होता है स्वर्णकारी और जलोढ़ सेल, मतलब जलोढ़ मिट्टी में भी ये हमें गोल्ड देखने को मिलता है। और स्वर्णकारी सेल मतलब जो खुदाई के दौरान सोने की जो क्या कह सकते हैं, चट्टानें कह सकते हैं कि जो शेलें पाई जाती हैं, वहाँ पर ये अलग से ये रहती हैं और ये वहाँ पे पाई जाती हैं। और सोना भारत में देखो तो कर्नाटक के कोलार जिले में पाया जाता है, जिसे घरवाड़ा सेल में मिलता है। स्वर्ण की जो घरवाड़ा सेल है उसमें मिलता है। और ये यहाँ कोलार की जो खदान प्रमुख खदान है, कोलार में कर्नाटक की सोने की खदानें देखने को मिलती हैं। ये संसार में सबसे अधिक गहरी खदानों में से एक है और इस खदान की गहराई 2736 मीटर में है। भारत का ये 99% सोना कोलार की खदानों से प्राप्त होता है। और आंध्र प्रदेश में रामगिरी तथा तमिलनाडु में वाइनाइट और सेलम में ये पाया जाता है। झारखंड में स्वर्ण रेखा तथा अरुणाचल प्रदेश में सुबांशी नदी में से बह के जो जलोढ़ मिट्टी से मिलता है, तो उससे भी सोना मिलता है। इसके बाद आता है डायमंड। डायमंड में जो हीरा, ये भी ये सोने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण धातु है। और ये खुदाई संसार में सर्वप्रथम भारत में हुई थी। जो हीरा मिलने का जो श्रेय जाता है, सबसे पहले ये एक ऐसी धातु है जो सबसे पहले भारत में मिली हुई थी। और भारत का ही जो कोहिनूर हीरा जो पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और भारत की जो हीरे की खदानें मुख्यतः मध्य प्रदेश के पन्ना और सतना और छतरपुर जिले में है। हीरा का उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे प्रथम है। मध्य प्रदेश जो पहले नंबर पे आता है वो हीरों की खदानों के रूप में आता है। और आंध्र प्रदेश में उसके बाद आपका कर्नाटक में आता है, महाराष्ट्र में, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में इनकी खदानें देखने को मिलती हैं। उसके बाद आता है चांदी चूने जो पत्थर होते हैं, एवरेस्ट या मिनरल्स, जो आपकी बहुत साले जो जिसमें जस्ता या सोने चांदी के जो पत्थर होते हैं, एटवेस्ट या क्रोमाइट, मैग्नाइट और इल्मेनगाइट, जिप्सम, जस्ता, क्लोनाइट नामक जो शीशा आदि भारत में अन्य धातु भी पाई जाती हैं। जो आपका जिंक है, कायनाइट है, मिनोजाइट है, सॉल्ट है, लीड है,
तो ये सारी धातु भी भारत में पाई जाती हैं। मिनरल्स में अगर हम देखे जाएं तो प्रकृति जो मिनरल्स हैं वो प्रकृति की बहुत बड़ी देन है या अमूल्य देन है, जो परंतु ये मिनरल से करोड़ों वर्षों में या बहुत समय लगता है इनको तैयार होने में, और इनकी मात्रा सीमित होती है। परंतु जैसे जैसे मनुष्य इसका विकास करता है तो प्रकृति का वो बहुत अननेसेसरी दोहन होता है, जिससे खनिजों की मात्रा में भारी कमी आती है, जिसका परिणाम ये हुआ कि 21वीं शताब्दी के अंत तक हमें ये चीज़ें देखने को भी नहीं मिलेगी। और ये बहुमूल्य जो धातुएं हैं या जो खनिज है, इनकी इतनी स्पर्धा बढ़ गई है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पे आक्रमण करने से भी नहीं चूकता। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने सभी जानते हैं कि जो बाबर था बाहर से आया था, वो सिर्फ बहुमूल्य धातु जो अपना सोना है, वो पहले कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, परंतु बाहर के जो विदेशी व्यापारी लोग आए थे तो वो सब हमारे भारत की कीमती मिनरल्स को चुराने के उद्देश्य से ही आए थे। तो इसके साथ हम जो मिनरल्स हैं उनको हमको संरक्षण करना चाहिए। ये अभी के लिए इतना वीडियो है, फिर इसके बाद अगला वीडियो बनाते हैं।